ओके, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। अभी बज रहा है रात के 12। आपके लिए मैं रूरल मार्केटिंग का जैसे वादा किया था कि 3 यूनिट्स आज कंप्लीट करवाना ही है, मतलब कंप्लीट करवाना ही है। आप लोग में से कौन कौन जाग रहा है, एक बार लाइक कर दो, एक बार अभिषेक भैया के लिए कमेंट कर दो, बिकॉज अभिषेक भैया रात के 12 बजे भी इतना ही एफर्ट लगाते हैं भाई, तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए रेडी है। तो जैसे कि आप लोगों को बोला है, रूरल मार्केटिंग के लिए कोई गैप नहीं मिलेगा, तो आज आप लोगों को रूरल मार्केटिंग ही पढ़ना था और वही स्ट्रैटेजी आप लोगों ने फॉलो किया है। कल सवेरे से अपने लोग रिटेल मार्केटिंग पूरा पढ़ लेंगे, कल सवेरे से लेके रात तक। और परसों आधा दिन आपके पास, 1.5 दिन है रिटेल मार्केटिंग का, लेकिन आज जितना पढ़ना है रूरल मार्केटिंग पढ़ लो, इजी है। 3 चैप्टर खत्म कर लेते हैं, चलो आ जाओ। जो लोग भी जगा हुआ है वो मेरे साथ आ जाओ, सबसे पहले 2 चैप्टर आज खत्म कर लेते हैं। देखो, यूनिट नंबर 1 अपने लोग ने डन कर लिया। यूनिट नंबर 1 अगर आपने मेरे साथ डन कर लिया बेटा, तो यही यूनिट नंबर 1 जो है ये 20 मार्क्स का आएगा। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 जो डन कर लिया, तो 40 मार्क्स यहाँ कंफर्म तुम्हारा। यूनिट नंबर 2 आएगा 10 मार्क्स का, यूनिट नंबर 3 आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 75 में से 40 मार्क्स का कवरेज तुमने कर लिया ऑलरेडी। आओ फटाफट से, बहुत इजी सा यूनिट है, आ जाओ यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है रूरल कंज्यूमर। रूरल कंज्यूमर मतलब, अरे गांव के देहाती कंज्यूमर। अरे गांव में जो कंज्यूमर होते हैं उसको बोलते हैं रूरल कंज्यूमर, मतलब कि गांव के जो कंज्यूमर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल कंज्यूमर। तो आइए, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को जरा पढ़ते हैं अपने लोग। सबसे पहला दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। आप लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर तो पढ़ा है सेम 3 में। तो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या होता है? रूरल कंज्यूमर बिहेवियर मतलब होता है कि गांव के लोग क्या, कैसे, कब और क्यों प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनका बिहेवियर। अरे गांव के लोग जो खरीदी करते हैं उनका कंज्यूमर बिहेवियर को अपने लोग क्या बोलते हैं, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। तो गांव के लोग क्या, कब, कैसे और क्यों प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एक सामान गांव के लोग क्यों खरीद रहे हैं, वो कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं। ठीक है, उनका हैबिट्स को, उसको बोलते हैं अपने लोग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। अरे गांव के लोगों का जो हैबिट्स रहता है सामान खरीदने का, कि वो कैसे टाइप का सामान पसंद करते हैं, वो कौन सा सामान पसंद करते हैं, वो क्यों सामान खरीदते हैं, उनको अपने लोग बोलते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। रूरल कंज्यूमर बिहेवियर देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर मींस द बाइंग बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर लिविंग इन रूरल एरियाज। जो गांव में रहते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं नॉर्मली, उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, वो कैसे सोचते हैं अपने दिमाग से, वो कौन सा सामान पसंद करते हैं, वो क्या सामान खरीदते हैं। ठीक है, while purchasing goods and services. It shows how rural consumers select, buy, use product according to their needs, income, habits and preference. मतलब किस तरीके से रूरल कंज्यूमर्स गुड्स खरीदते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, इनकम, हैबिट्स, प्रेफरेंस। अब देखिए, यहाँ पे ना बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड सामान, यहाँ पे आप बोलते हो पनीर तो खाएंगे, अमूल का ही पनीर खाएंगे। लेकिन गांव वाला लोग बोलता है कि कोई सा भी पनीर मिल जाए, कोई सा भी पनीर मिल जाए हम पनीर खाएंगे, लोकल पनीर मिल जाए लोकल पनीर खाएंगे। यहाँ आप बोलते हो कि कपड़ा पहनेंगे नाइकी का ही, लेकिन गांव वाला लोग एकदम गमछा अमछा लेके, गमछी अमछी लेके बोलता है, अरे मेरा तो ड्रेस यही है। ठीक है, तो सीधा सा बात है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि गांव के लोग कौन सा सामान, कैसा सामान पसंद करते हैं। अरे गांव के लोग जो सामान खरीदी करते हैं उनका पसंद क्या है, वो कैसा सामान पसंद करते हैं, वो अपने इनकम्स, वो अपने हैबिट्स, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सामान को सेलेक्ट करते हैं, सीधा सा बात है। फिर रूरल कंज्यूमर मतलब क्या? रूरल कंज्यूमर मतलब जो व्यक्ति गांव में रहता है, जो व्यक्ति गांव या कोई रूरल एरियाज में रहता है, वो अपनी पर्सनल या फैमिलीज के लिए कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उस सारे कस्टमर को अपने लोग क्या बोलते हैं, रूरल कंज्यूमर। अरे गांव के लोग जो खरीदी करते हैं वो कैसा खरीदी करते हैं, उन उस टाइप के कंज्यूमर को अपने लोग क्या बोलते हैं, रूरल कंज्यूमर। ए रूरल कंज्यूमर इज ए पर्सन लिविंग इन ए विलेज और रूरल एरियाज हु परचेजेस एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल एंड फैमिली यूज। तो रूरल कंज्यूमर वो है जो कि गांव में रहता है या विलेज में रहता है, जो अपने और अपने परिवार के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, गांव में खरीदता है, तो उस कस्टमर को बोलते हैं अपने लोग रूरल कंज्यूमर, रूरल कंज्यूमर। ठीक है, फिर बोला गया, मेंशन एनी 2 क्वालिटीज दैट ए रूरल मार्केटर शुड प्रोसिस्ट। अगर आप एक रूरल मार्केटर हो, अगर आप ये गांव में सामान वामान बेचते हो, तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज रहने चाहिए। अगर आप
रूरल सामान का मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप गांव में मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन सा क्वालिटीज होना चाहिए? सबसे पहले तो भैया गुड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है? अगर गांव वाला लोग भोजपुरी में समझे तो भोजपुरी में समझाइए, मैथिली में समझाइए उसको कि का हो दादी, मोबाइल लेवे का, मोबाइल में वो बहुत फीचर बा, ऐसे करके समझाइए उसको। अगर वो अगर वो बंगाली समझते, बंगाली में समझाइए কি গো এই ফোনটা নেবে, এই ফোনে অনেক ফিচাर्स। तो एक अच्छा रूरल मार्केटर वही होता है, एक अच्छा रूरल मार्केटर वही होता है जो गांव वालों को समझा ले, जो गांव वालों को समझा ले, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो और जिसको नॉलेज हो रूरल मार्केट का, जिसको पूरा का पूरा गांव का मार्केट का नॉलेज हो, ठीक है? आप अगर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए कि कोई गांव में गए और सामान बेचना चाहते हो और अगर अंग्रेजी बोल रहे हो ना तो आपको लपड़ मार के भगा देगा वहां से, कोई आपका सामान खरीदेगा ही नहीं। अंग्रेजी बोलने से सामान नहीं खरीदेगा, उनको उनकी लैंग्वेज में बात करो, उनकी लैंग्वेज में समझाओ कि ये कौन सा सामान तुम बेच रहे हो, तब जाके खरीदेंगे ना तुम्हारा सामान, वरना कैसे खरीदेंगे? ठीक है? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, राइट एनी टू प्राइस रिलेटेड टू एटीट्यूड ऑफ रूरल कंज्यूमर। एक तो है प्राइस प्राइस सेंसिटिव नेचर। रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, मतलब कि गांव में लोग जो रहते हैं ना वो बहुत प्राइस सेंसिटिव रहते हैं। अगर एकदम थोड़ा सा भी महंगा महंगा हो गया ना, वो नहीं खरीदेंगे। अगर मान लीजिए हम ये पर्स पर्स बेच रहे हैं, हम बोल दिए ये पर्स का लेंगे 500, ना बाबा ना, हमें किनबो ना, 100 रुपया में देना है तो दो। वो बहुत प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, वो बहुत लो प्राइस का सामान खरीदते हैं, वो सस्ता से सस्ता चीज खरीदेंगे। देखना, अरे अरे गांव वाले लोगों को देखना, वो सस्ता से सस्ता चीज खरीदेंगे। रूरल कंज्यूमर्स गिव हाई इंपॉर्टेंस टू लो प्राइस व्हाइल बाइंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू फॉर मनी। और रूरल कंज्यूमर जो होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो मनी का बहुत वैल्यू करते हैं, एक एक रुपया का बहुत वैल्यू करेंगे। वो हर एक सामान रीजनेबल प्राइस में खरीदेंगे, रीजनेबल प्राइस में खरीदेंगे हर एक सामान, ठीक? तो दे प्रेफर प्रोडक्ट्स विच गिव्स बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। उनको बस ये चाहिए सुंदर टिकाऊ, ठीक है? सुंदर और टिकाऊ चाहिए उनको। वो बोलेंगे हमको सस्ता से सस्ता सामान चाहिए लेकिन टिकाऊ सामान चाहिए, सस्ता से सस्ता सामान लेकिन टिकाऊ सामान। तो गांव वाले लोग बहुत सिंपल डाउन टू अर्थ रहते हैं, उनको महंगा सामान से कोई मतलब नहीं, ब्रांड से कोई मतलब नहीं, बस प्राइस सेंसिटिव नेचर का, मतलब कि प्राइस लो रहना चाहिए और वैल्यू फॉर मनी रहना चाहिए। दैट्स इट बेबी। फिर क्या दिया है देखो, राइट द नेम ऑफ एनी टू रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये गांव वालों को अगर लोन चाहिए, अगर अगर रूरल एरियाज वालों को लोन चाहिए तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एक तो भैया नबार्ड से ले सकते हैं, एक रीजनल रूरल बैंक से ले सकते हैं। अगर उनको लोन चाहिए तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? नबार्ड से और रीजनल रूरल बैंक से ले सकते हैं, ठीक है? फिर बोला व्हाट आर द फीचर ऑफ रूरल कंज्यूमर। सबसे पहले भैया रूरल कंज्यूमर को समझा दीजिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, रूरल कंज्यूमर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है? इसके बाद फीचर्स को समझाइएगा। आप समझिए, एक रूरल कंज्यूमर जो होता है वो उनका लो इनकम होता है। तो गांव के अधिकांश लोग, मतलब गांव के 95% लोग, 90% लोग का लो इनकम ही होता है, लिमिटेड इनकम होता है। क्योंकि वो लोग बस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, लिमिटेड इनकम रहता है तो लिमिटेड बाइंग कैपेसिटी रहता है, उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है कि सब हर चीज खरीद सके। तो वो लोग जो बहुत जरूरत का सामान रहता है वो लोग उनको ही सिर्फ एफोर्ड कर पाते हैं, ज्यादा चीज को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग। Most rural consumers have limited income, mainly dependent on agriculture and related work. This affects their buying capacity. फिर वो लोग बड़े प्राइस सेंसिटिव नेचर होते हैं, अगर एक चीज का प्राइस थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाए ना, वो फिर नहीं खरीदेंगे, वो लो प्राइस के खरीदते हैं। वो बोलते हैं कि हमको सस्ता से सस्ता, सुंदर से सुंदर, टिकाऊ से टिकाऊ, सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान खरीद। वो बोलते हैं कि सामान चलना चाहिए और सस्ता से सस्ता रहना चाहिए, महंगा सामान हमको नहीं खरीदना है। वो ब्रांड ब्रांड कुछ घंटा समझते, कुछ नहीं समझते वो बोलते हैं कि हमको बस सस्ता सामान दो, टिकाऊ सामान दो, बात खत्म। तो देखना कि गांव वाले लोग ना एमआई का बहुत यूज करते हैं, एमआई फोन का, या मतलब जो सस्ता में मिल जाता है ना उसको वो लोग बहुत यूज करते हैं। तो रूरल कंज्यूमर्स गिव हाई इंपॉर्टेंस टू लो प्राइस एंड एफोर्डेबिलिटी व्हाइल परचेसिंग प्रोडक्ट। फिर ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर, उनका अभी भी वही ऑनलाइन ऑनलाइन वो नहीं मंगवाते हैं नॉर्मली।
वो अपने कस्टम ट्रेडिशंस एंड लोकल बिलीव्स के हिसाब से खरीदते हैं नॉर्मली। आप देखिएगा कि गांव वाली औरत ना, मतलब कि मतलब कि गांव वाली औरत अभी भी अ, अभी भी जो मॉडर्न ड्रेसेस है वो सब खरीदती वरीदती नहीं है। बोलती है हमका तो साड़ी चाहिए, साड़ी। मेनली वो लोग साड़ी खरीदते हैं। ठीक है? अगर आप जेंट्स हो तो शर्ट खरीदोगे नॉर्मली। वहां पे ना जैसे आप देखो कि कोलकाता में बहुत मतलब ट्रेंडी ट्रेंडी टी शर्ट्स बिकते हैं, ट्रेंडी ट्रेंडी ड्रेसेस बिकते हैं, वहां पे नहीं बिकते हैं। तो लोग अभी भी पुराने जमाने के हिसाब से चलते हैं, पुराने पुराने जमाने के बाइंग बिहेवियर को लोग फॉलो करते हैं। लोग में कोई ये नहीं है। फिर लेस प्रोडक्ट अवेयरनेस। अरे गांव वाले लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, ज्यादा सामान के बारे में कुछ पता नहीं रहता। हम बोलेंगे ना नॉर्मली, उन लोगों को ये कोका कोला के बारे में पता रहेगा क्या, उन लोगों को डाइट कोक के बारे में पता रहेगा? अरे गांव वाले लोग को मतलब वो जाके बोल दो कि क्या हो, डाइट कोक पिएगा क्या? बोले ये क्या होता है डाइट कोक? कोका कोला। कोका कोला तो पी लेंगे, लेकिन डाइट कोक क्या होता है, ओट्स क्या होता है, म्यूजली क्या होता है, ये सब वो लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारा सामान ऐसा है जो गांव वाला लोग नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता है। ब्रांड लॉयल्टी। अरे सुनो, लेकिन लॉयल बड़े हैं भाई। अरे गांव वाले लोग लॉयल बड़े हैं। एक सामान उनको अगर पसंद आ गया तो सालों साल वही सामान चलाएंगे, सालों साल। फैन बेस बन जाता है उनका नॉर्मली। एक सामान अगर पसंद आ गया तो सालों साल वही सामान चलाएंगे। जैसे जैसे पता नहीं कि गांव में ना एवरेस्ट का मसाला बहुत फेमस है। उन लोगों को एवरेस्ट का मसाला एक बार पसंद आ गया, दिन रात सुबह शाम हर एक सब्जी में एवरेस्ट का मसाला, काटो डालो काटो डालो। एवरेस्ट का मसाला बहुत ज्यादा पसंद आता है। मतलब एक चीज आग अगर आपको पसंद आ गई, अगर गांव के लोग में एक खासियत है, एक चीज अगर आपको पसंद आ गई सालों साल वही चीज चलता रहेगा। बिकॉज उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहता, बिकॉज वही सस्ता में मिलता है उनके लिए। प्रेफरेंस फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। रूरल रूरल कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट्स देन। अच्छा, अच्छा। गांव गांव वाला जो वो कस्टमर होता है, वो जो मतलब कि पंखा वंखा खरीदने जाता है ना, अरे तो वो लोग सबसे पहले देखेगा मजबूत है ना पंखा, एसी मजबूत है ना, लॉन्ग लास्टिंग है ना, वो सब ये देखेगा। जितना भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो लोग खरीदने जाता है वो देखेगा मजबूत है ना बाइक, ये बाइक मजबूत है ना, ये पंखा मजबूत है ना, ये एसी मजबूत है ना। खाली मजबूत देखता है ये लोग, स्ट्रांग है, यूजफुल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये सब सब देखता है। ठीक है? तो ये रूरल कंज्यूमर्स का क्या था, फीचर्स था। रूरल कंज्यूमर्स का फीचर्स था कि वो लो इनकम वाले होते हैं, उनके पास हाई इनकम नहीं होता है, प्राइस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, हमेशा उनको सस्ता सामान चाहिए। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर, पुराने जमाने के हिसाब से वो खरीदते हैं सामान। लेस प्रोडक्ट अवेयरनेस, उनको ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है नॉर्मली। ब्रांड लॉयल्टी, एक बार कोई सामान पसंद आ गया सालों साल वही सामान चलाते रहेंगे। प्रेफरेंस फॉर ड्यूरेबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट, तो वो वही सामान खरीदते हैं जो स्ट्रांग हो, यूजफुल हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। सीधा सा बात। ठीक है? अब बात करेंगे स्टेट द बिहेवियर ऑफ रूरल कंज्यूमर। मतलब एक रूरल कंज्यूमर बिहेव कैसा करता है, एक मार्केट में एक रूरल कंज्यूमर बिहेव कैसा करता है, सीधा सा बात है। सबसे पहले एक रूरल कंज्यूमर जो है वो केयरफुल बाइंग डिसीजंस, अगर कुछ खरीदता है ना बहुत ज्यादा सोच समझ के खरीदता है। देखना, आप जितना सोचते समझते हो ना उससे 1000 गुना ज्यादा एक गांव वाला सोच समझ के खरीदता है। कोई भी चीज खरीदता है, एक छोटा से छोटा चीज, अगर 100 रुपए का भी चीज खरीदेगा ना वो बहुत सोच समझ के खरीदेगा। Rural consumers usually think carefully before purchasing any product because their income is limited. उसके पास इनकम बहुत लिमिटेड रहता है, तो 100 रुपए का भी चीज गांव वाला खरीदेगा ना, पहले 100 बार सोचेगा कि खरीदे कि ना खरीदे, कैसे खरीदे, कैसा क्वालिटी है, कैसा फीचर है, उसके बाद ये लोग खरीदता है। ये लोग बड़े प्राइस प्राइस कॉन्शियस रहते हैं, ये लोग को सस्ता सामान चाहिए। क्या चाहिए भैया? सस्ता। अरे गांव वाले लोगों को बहुत सस्ता सामान चाहिए। दे गिव हाई इंपॉर्टेंस टू लो प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी while सेलेक्टिंग प्रोडक्ट। ये लोग को सस्ता सामान चाहिए। ये लोग सीजन वाइज खरीदते हैं कि जब फसल अच्छी होगी और फसल कटेंगे, फसल जब बिकेंगे और पैसा आएगी तब खरीदेंगे। अब समझिए कि फसल का सीजन चल रहा है, जब फसल अच्छी होगी, फसल कटेंगे, फसल बिकेंगे और पैसा आएगा हाथ में, हम तब खरीदेंगे। ऐसा ये लोग का थॉट रहता है। इस बार फसल अगर अच्छी हुई, फसल कटेंगे, फसल बिक जाएंगे, अगर पैसा आया हम तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे।
तो सीजनल बाइंग पैटर्न है, सीजन वाइज हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली एंड सोसाइटी, मतलब रूरल कंज्यूमर जो होता है ना, वो बड़े संस्कारी होते हैं, वो खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स नेबर एंड सोसाइटी से पूछ के वो डिसीजन लेते हैं कि भैया ये लैपटॉप कैसा है, ये लैपटॉप खरीदे। वो बोलते हैं हाँ, फिर जाकर खरीदता है वो। ठीक है, खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकता है नॉर्मली। अगर खुद से आप डिसीजन लेके खरीदे तो आपको वहां पे वो बहिष्कार कर देगा। तो गांव वाला जो लोग जो रहता है ना, अपना फैमिली से, सोसाइटी से, नेबर से पूछता है कि ये सामान खरीदे कि नहीं खरीदे। फिर ब्रांड लॉयल्टी। अरे गांव वाले के पास एक तो है भाई, वो लोग लॉयल रहता है ब्रांड के लिए। कोई भी सामान वो खरीदे, कोई घटिया से घटिया सामान भी वो खरीद ले, और अगर उसको पसंद आ गया तो वो ब्रांड लॉन्ग टाइम तक चलाता रहेगा नॉर्मली। Once they trust a product, they continue using the same brand for the long time and long time and long time and long time. एक बार उनको कोई अगर ब्रांड पसंद आ गया तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए वो यूज करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। प्रेफरेंस फॉर यूजफुल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट, तो वो मार्केट में जब जाते हैं वो ये देखते हैं कि कौन सा सामान जो है लॉन्ग लास्टिंग है, स्ट्रांग है। हम बोले ना कि वो पंखा खरीदने जाएंगे तो वो ये चेक करेंगे पंखा स्ट्रांग है ना, एसी स्ट्रांग है ना, ऐसे करके देखेंगे। तो उनको क्या चाहिए, स्ट्रांग एंड लॉन्ग लास्टिंग सामान चाहिए बस। अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द बाइंग पैटर्न ऑफ द रूरल कंज्यूमर्स इन इंडिया। सब में पहले रूरल कंज्यूमर्स का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। एक्सप्लेन द बाइंग पैटर्न ऑफ रूरल कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया। तो ये बाइंग पैटर्न ऑफ रूरल कंज्यूमर्स का मतलब है कि गांव के लोग अपनी नीड्स, इनकम, हैबिट्स, लोकल कंडीशंस के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब ऐसे हम सामान नहीं खरीद लेंगे। मेरे नीड्स, मेरे इनकम, मेरे हैबिट्स, मेरे लोकल कंडीशंस के हिसाब से मैं सामान खरीदूंगा नॉर्मली। ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा, ऐसे ही जाके मन किया सामान खरीद लिए, नहीं। अगर मेरा जरूरत है, अगर मेरा इनकम वैसा है, अगर मेरा हैबिट वैसा है, लोकल कंडीशन वैसा है, तो ही मैं सामान खरीदूंगा। तो गांव के लोग जो है वो अपने नीड्स, इनकम, हैबिट्स एंड लोकल कंडीशंस के हिसाब से सामान खरीदते। तो सबसे पहला होता है प्राइस बेस्ड बाइंग बाइंग डिसीजन। प्राइस बेस्ड बाइंग डिसीजन कि अगर मान लो कि कोई कोई सामान अगर महंगा है तो वो नहीं खरीदता। अरे गांव वाले लोग ना महंगा महंगा सामान नहीं खरीदेगा। हम बोले तो आप लोगों को, आप ये देखोगे कि गांव वाला लोग ना कि बड़ा बड़ा वाला शैम्पू नहीं खरीदेगा, बड़ा वाला शैम्पू नहीं खरीदेगा, या बड़ा वाला साबुन नहीं खरीदेगा। वो लोग मतलब वो शैम्पू का पाउच खरीदता है, और शैम्पू का पाउच को खरीद के माथा में भी लगा लेता है, हाथ में भी लगा लेता है, देह में भी लगा लेता है। वो लोग फेस वॉश नहीं खरीदता, वो लोग साबुन खरीदता है, मुंह में साबुन लगा लेता है। वो लोग का कोई स्किन केयर नहीं है भाई। वो लोग एक तो शैम्पू का पुड़िया खरीदेगा, शैम्पू का पुड़िया को फाड़ के पूरा का पूरा वो शरीर में लगा लेगा, वैसा टाइप का है। प्राइस बेस्ड, ठीक है। तो रूरल रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं। वो मतलब कि जिसका भी बहुत ज्यादा प्राइस है वो सब सब नहीं खरीदते, वो सब सामान नहीं खरीदते। सीजनल परचेसिंग बिहेवियर, वो सीजन वाइज परचेज करते हैं। हम आपको बोले सीजन वाइज परचेज करते हैं। इस बार जब फसल कटेगा, फसल कट के बिकेगा, और बिक के अगर प्रॉफिट आएगा, और अगर पैसा आएगा, हम तो ही सामान खरीदेंगे। देखिए, सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंक्रीजेस आफ्टर क्रॉप सेलिंग सीजन। ठीक है, सीजन वाइज वो लोग सामान खरीदते हैं नॉर्मली। इस सीजन में अगर फसल ज्यादा होगा और फसल कटा, फसल फसल अगर ज्यादा होगा, फसल बिका और मुनाफा आया, तो ही हम अपने घर के लिए कुछ नया सामान खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। सीधा सा बात है, ऐसा एटीट्यूड रहता है। ठीक है। प्रेफरेंस फॉर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, जो बहुत जरूरत है सामान, जो बहुत जरूरत है, जैसे भात रोटी बहुत जरूरत है, वही सब सामान खरीदेगा ये लोग। अरे गांव वाले लोगों का आदत रहता है कि फालतू का जो जरूरत नहीं है वो सब सामान नहीं खरीदेगा। जो बहुत जरूरत है, जो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए, भात रोटी, वही वही सब सामान खरीदेगा ये लोग। लग्जरी आइटम्स ये लोग नहीं खरीदता है। तो लिखा हुआ है देखो, रूरल लिखा हुआ है, रूरल रूरल कंज्यूमर्स मोस्टली बाई प्रोडक्ट विच आर यूजफुल, ड्यूरेबल एंड नेसेसरी फॉर द डेली लाइफ। जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ड्यूरेबल है एंड इंपॉर्टेंट है, वही सब सब खरीदेगा।
इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, मतलब हमेशा देखो कि रूरल रूरल कंज्यूमर्स जो है वो फैमिली की बात सुनता है, सोसाइटी की बात सुनता है। फैमिली और सोसाइटी जो खरीदने बोलेगा वो खरीदेंगे। ब्रांड लॉयल्टी, वही सेम सेम पॉइंट्स, कि एक रूरल कंज्यूमर्स का एक ही फीचर रहता है कि उसमें ब्रांड लॉयल्टी बहुत रहती है नॉर्मली। कि अगर एक एक ब्रांड उनको पसंद आ गया, नॉर्मली एक ब्रांड उनको पसंद आ गया, तो सालों साल वही वही वो चलाते रहेंगे। नीड फॉर वो डेमोन्स्ट्रेशन एंड अवेयरनेस, आप देखिएगा कि गांव वाले लोग ना बोलेंगे हमको थोड़ा चला के दिखाओ, तो पंखा पंखा अगर चल रहा है तो ही लेंगे हम। तो हर एक सामान को ना वो लोग प्रॉपर्ली पहले देखेंगे, 100 बार प्रॉपर्ली देखेंगे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक सामान खरीदने से पहले, 100 रुपए का भी सामान खरीदने से पहले वो 100 बार सोचते हैं पहले। अगर वो ठीक चलता है, अगर वो सामान ठीक है तो ही खरीदेंगे, टेस्ट करा के वो देखेंगे नॉर्मली। बात समझे? वो टेस्ट करा के देखेंगे। आइए बात करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रूरल मार्केटिंग बिहेवियर। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रूरल मार्केटिंग बिहेवियर। रूरल मार्केटिंग बिहेवियर का मतलब है कि गांव के लोग प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचते हैं, डिसीजन कैसे कैसे लेते हैं, खरीदते कैसे हैं। अरे गांव के लोग एक सामान अगर खरीदना है तो उसके बारे में सोचेंगे कैसे, सोचते कैसे हैं, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, हाँ यही सामान खरीदना है। और उनके वो डिसीजन के बीच में बाधाएं क्या क्या आती है, कौन कौन सी बाधाएं आती है। सबसे पहले तो भैया इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहले इनकम इनकम लेवल के बेसिस पर सोचते हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट के बेसिस पर सोचते हैं। मान लीजिए इनकम बहुत कम है तो हम बहुत कम सामान खरीदेंगे, इनकम हमारा ज्यादा है तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे। इस बार फसल ज्यादा नहीं हुई है तो बहुत कम सामान खरीदेंगे, इस बार फसल बहुत ज्यादा हुई है तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर उसी को बोलते हैं कि जितना पैसा कमाया या जितना एग्रीकल्चर आउटपुट आया, जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आया नॉर्मली, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। इस बार फसल बहुत ज्यादा उगी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया है, बहुत पैसा आया है पॉकेट में, चलो एक फ्रिज लेते हैं, वैसा करके वो लोग सोचता है। इनकम लेवल के हिसाब से, एग्रीकल्चरल आउटपुट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर कुछ सोचा जाता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। फिर आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब क्या, कि फैमिली मेंबर्स, नेबर्स और विलेज के सजेशन से आप लोग खरीदते हो सामान। बहुत सारा सामान जो है वो मम्मी पापा बोल दिए कि बेटा एक फ्रिज ले लेना, ठीक है। तो रूरल रूरल कंज्यूमर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं नॉर्मली। वो अपने फैमिली, नेबर्स और विलेज लीडर से पूछताछ के एक सामान खरीदते हैं कि भैया एक मोबाइल खरीदना है, कौन सा मोबाइल खरीदूं। वो भैया बोलते हैं एमआई का खरीद ले, एमआई का खरीद। खुद से डिसीजन नहीं लेना है, पूरा सबसे पूछ के, समाज से पूछ के वो लोग डिसीजन लेते हैं। फिर होता है कल्चरल फैक्टर्स। बहुत सारा कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स के हिसाब से भी वो लोग सामान खरीदते हैं। जैसे कि भैया छठ आ गया, तो छठ आ गया तो नारियल खरीदना पड़ेगा, नॉर्मली छठ का सामान खरीदना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो दिवाली आ गया, दिवाली, तो अगर वो दिवाली आ गया तो दिया दिया तो खरीदना पड़ेगा। तो वो लोग अपने कस्टम, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स के हिसाब से भी सामान को खरीदते हैं। एजुकेशनल फैक्टर्स, एजुकेशन और अवेयरनेस का लेवल नए नए प्रोडक्ट्स को समझाने में अडॉप्ट करती है नॉर्मली, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई किसान है, अगर कोई एजुकेटेड फार्मर है, एजुकेटेड फार्मर, तो एजुकेटेड फार्मर जो है ना, वो नया नया टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज है वो जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर लेगा नॉर्मली। एजुकेटेड फार्मर्स अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स क्विकली। फिर भैया प्राइस प्राइस फैक्टर है। अगर एक चीज का दाम ज्यादा है तो वो नहीं खरीदेगा सामान, अगर एक चीज का दाम बहुत ज्यादा कम है तो वो सामान खरीदेगा, ठीक है। तो तो ये लोग ना प्राइस सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव, कि सस्ता से सस्ता चीज खरीदना है हम लोग को, सस्ता से सस्ता चीज खरीदना है। कि अगर अगर हम लोगों को शैम्पू के पाउच से काम चल सकता है, शैम्पू का पाउच ही खरीदेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिक फैक्टर, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और विलेज लोकेशंस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे भी इफेक्ट करता है नॉर्मली, ठीक है। ये सब है, पढ़ लीजिएगा जी। और ऑलरेडी ये तो पढ़ा दिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कंज्यूमर, बहुत बार पढ़ा दिए, ठीक है। फीचर्स ही लिखिए, फीचर्स फीचर्स।
फीचर्स लिखिएगा कि रूरल रूरल कंज्यूमर्स का क्या क्या फीचर्स होता है, सेम सेम है कि उनका लो इनकम रहता है, हाई प्राइस हाई प्राइस सेंसिटिव रहता है, ट्रेडिशनल माइंडसेट रहता है, लेस प्रोडक्ट अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल ओपिनियन, रेफरेंस फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं ये। सेम एस सेम एस बता देते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो पांच पांच नंबर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 जो पढ़ा है सेम फीचर्स के जैसा ही है, एकदम फीचर्स के जैसा है, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अपना यूनिट नंबर 2 खत्म, खत्म भाई खत्म, यूनिट नंबर 2 खत्म। आइए यूनिट नंबर 3 पर बात करते हैं अभी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 भी 10 मार्क्स का कवरेज करता है भाई। अपने लोग यूनिट नंबर 1 2 3 कंप्लीट करवा दिए, आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा आप लोगों का दोस्तों। आइए, तो यूनिट नंबर 3 का नाम है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जब आप किसानी और किसानी के रिलेटेड सामान को बेचते हो नॉर्मली, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब है जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। Agricultural marketing means all activity relating to the buying, selling, transporting, storing, distributing agricultural product from farmers to the final customers। ठीक है, एक किसान जो होता है फार्मर, फार्मर से फाइनल फाइनल कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक, चाहे वो बाइंग हो, सेलिंग हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, स्टोरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट का आप अगर बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, ट्रांसपोर्टिंग करते हो, स्टोरिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हो, फार्मर से लेके आप अगर कस्टमर तक पहुंचाते हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है बताइए, सुनिए। एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। अब मान लीजिए एज ए जो है वो 20 kg राइस उगाया, फिर बी जो है वो 30 kg राइस उगाया, सी जो है वो भी 20 kg राइस उगाया, और डी जो है वो 25 kg राइस उगाया। ठीक है, अब अब यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कि यहाँ पे ए बी सी डी एक छत के नीचे आ गए और सारा का सारा इकट्ठा करके, सारा का सारा राइस इकट्ठा करके, जितना भी राइस इन्होंने उगाया सारा का सारा राइस इकट्ठा करके एक साथ बेचेंगे। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब पूरा गांव वाला मिलके जितना भी ये लोग उपज किए हैं एक साथ मिलके एक छत के नीचे अगर बेच रहे हैं नॉर्मली, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है, जैसे अचार पापड़ का बिजनेस। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक ऐसी सिस्टम है जहां फार्मर्स मिलके अपने प्रोडक्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बेचते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बेचते हैं, जहां पे उनको बेटर प्राइस मिलता है, सेलिंग कॉस्ट कम होती है, मिडिल मैन का एक्सप्लॉइटेशन कम होती है। Cooperative marketing means a system where farmers join together to sell the product through a cooperative society। जहां पे फार्मर्स लोग अपना अपना सामान लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू अपना सामान को बेचती है, वहां पे वो लोग बेटर प्राइस मिलता है उनको, और सेलिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होता है और एक्सप्लॉइटेशंस भी रिड्यूस होता है नॉर्मली। एग्जांपल्स दिया गया देखिए, फार्मर सेलिंग मिल्क थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक अमूल। ठीक है, जब सारे के सारे किसान मिल के अपनी उपज को कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बेच रही है अपना सामान को, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। फिर दिया हुआ थर्ड, व्हाट इज गवर्नमेंट रोल इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कि गवर्नमेंट फार्मर्स की मदद करने के लिए अ, मतलब कि मतलब वो क्या क्या करता है। अरे भैया सरकार क्या क्या करता है, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल सामान को बेचने के लिए सरकार क्या क्या करता है। तो गवर्नमेंट फार्मर्स को मदद करती है नॉर्मली ताकि अ, वो फार्मर्स को सही सही प्राइस मिल पाए नॉर्मली। ठीक है, जैसे एमएसपी लगाती है, एमएसपी को फिक्स फिक्स करती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसी भी सामान का मिनिमम से मिनिमम प्राइस इतना रहना चाहिए ताकि वो फार्मर्स के साथ, कोई भी इंसान फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉइट ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके।
So the government role in marketing in agricultural product means the step taken by the government to help farmers in selling the product at the fair price. इसका मतलब है कि सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं ताकि फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशंस ना हो, धोखाधड़ी ना हो, उनको उनका उचित दाम मिल पाए। एक किसान जो इतना मेहनत करके जो बेच रहा है सामान, उनको उनका फेयर प्राइसेस मिल पाए, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो एग्जांपल है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट जो है एमएसपी लाता है। एमएसपी का मतलब है कि क्रॉप्स का दाम इतना ही रहेगा, इससे कम नहीं हो, जिससे एक फार्मर्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशंस ना कर पाए, जोर जबरदस्ती ना कर पाए। ठीक है, फिर बोला गया है राइट टू फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया। फीचर्स क्या है? सबसे पहले भैया कलेक्टिव से सेलिंग, सब साथ मिलके बेचेंगे, सब साथ मिलके बेचेंगे। फिर बेटर प्राइस टू फार्मर्स, यहाँ पे ना फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलता है नॉर्मली। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले कलेक्टिव सेलिंग, साथ मिलके बेचो, और बेटर प्राइसेस टू फार्मर्स। ठीक है, अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अरे सरकार की क्या रोल रहती है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में? अरे सरकार क्या करते हैं वो किसान के लिए, सरकार क्या करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, क्या क्या करते हैं सरकार? तो सबसे पहले सरकार जो है एमएसपी को फिक्स किया जाता है सरकार के थ्रू। एमएसपी का मतलब क्या? एक अनाज का मिनिमम से मिनिमम दाम कितना रहना चाहिए ताकि एक फार्मर को, एक किसान को कोई ठग ना सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके कि देना है तो दो, 1 रुपया में दे दो, 2 रुपया में दे दो। बहुत सारा जो जमींदार लोग रहता है, बहुत सारा जो बड़ा बड़ा इंसान लोग रहता है ना, फार्मर्स लोग को ठगता है, एक्सप्लॉइट करता है कि तुमसे कोई नहीं खरीदेगा ये अनाज, तुम 1 रुपया में देता है कि नहीं बताओ, 1 रुपया में दे दो, 2 रुपया में दे दो। इतना मेहनत से जो उगाया है फार्मर्स ने, उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया में दे देता है। और वही चीज मार्केट में वो बड़ा बड़ा इंसान लोग 50 रुपया, 100 रुपया में बेचता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो सरकार एमएसपी लाया। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे कम प्राइस में किसी को सेल मत करना, इससे कम प्राइस में किसी को सेल मत करना। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि हम एक रेट फिक्स कर दिए हैं, इससे कम प्राइस में किसी को सेल मत करना। तो द गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम प्राइस फॉर द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फॉर लो मार्केट प्राइस। फिर जो है वो सरकार जो है मार्केट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है बहुत सारे फार्मर्स के लिए, नॉर्मली मंडीज, फिर स्टोरेज हाउस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सब भी प्रोवाइड करती है। रिमूविंग मिडिलमैन एक्सप्लॉयटेशंस, मिडिलमैन का एक्सप्लॉयटेशंस भी हटाती है गवर्नमेंट। लॉज एंड रेगुलेशंस हेल्प फार्मर्स गेट फेयर प्राइस डायरेक्टली। प्रमोटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग, वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी प्रमोट करती है नॉर्मली, कि साथ मिलके बेचो आप लोग। अरे फार्मर्स अगर बेच ही रहे हैं तो एकला एकला प्लीज बिक्री करो ना, साथ मिलके बेचो। इट इनकरेजेस फार्मर्स टू सेल थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अरे फिर वो सरकार का और एक रोल है कि वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। फार्मर्स गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइजेस एंड मार्केट डिमांड थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट की जितने भी एजेंसीज रहती है उनके थ्रू फार्मर्स को एक इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, कि अगर गवर्नमेंट कोई नए नए स्कीम्स लाती है, उसको फार्मर सपोर्ट करता है, खुले हाथों से सपोर्ट करता है। नॉर्मली द गवर्नमेंट प्रोड्यूस स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर बेटर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये सब क्या था? ये सब था भैया गवर्नमेंट का रोल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। गवर्नमेंट का क्या क्या रोल था मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। फिर लिखा हुआ है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एक शॉर्ट नोट अपने को लिखना है नॉर्मली। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है? जहाँ पे कलेक्टिव सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे सारे के सारे फार्मर्स मिलते हैं और बोलते हैं साथ मिलके सामान बेचते हैं, अपने लोग अपना सामान साथ मिलके बेचते हैं। अरे फलाने का 20 केजी, हमारा 20 केजी, उसका 10 केजी, उसका 25 केजी, सब साथ मिलके बेचेंगे सामान, उसको बोलते हैं कलेक्टिव सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये कहाँ होता है सर? कोऑपरेटिव मार्केट में होता है। बेटर प्राइस फॉर फार्मर्स, एक फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस मिल पाता है। एलिमिनेट्स मिडिलमैन, मिडिलमैन का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाता है। रिड्यूसेस मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट जो होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कि स्टोरेज कॉस्ट, ये सब सब कम हो जाता है। ये सब कम हो जाता है बिकॉज सब साथ मिलके बेच रहे हैं ना। एक ही, अरे एक ही ट्रांसपोर्ट में सब कुछ लाद देंगे, नॉर्मली सब कुछ साथ मिलके बेच रहा है। इंप्रूव्स, ये मतलब कि वो बार्गेनिंग पावर। तो फार्मर्स अगर एकजुट होकर रहेंगे, फार्मर्स अगर साथ में बेचेंगे सब सामान, तो बार्गेनिंग पावर भी उन लोगों का बढ़ेगा।
सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है। फिर बोला है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में का एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का? सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को यहाँ पे डिफाइन कीजिएगा, एडवांटेजेस लिख दीजिएगा। सबसे पहला एडवांटेज, प्रोवाइड फेयर प्राइस टू फार्मर्स, कि फार्मर्स लोगों को, किसान लोगों को फेयर प्राइस मिले, सही दाम मिले। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे वो जो प्रोडक्ट है नॉर्मली उसका वेस्टेज कम हो। इम्प्रूव्स फार्मर्स इनकम, फार्मर्स का इनकम भी धीरे धीरे करके बढ़े। अब कितना दिन किसान किसान गरीब रहेगा। इंश्योर्स रेगुलर सप्लाई, इनकरेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में पढ़ा दिया। देखो यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी एडवांटेज पूछे, फीचर्स पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, सबका आंसर एक ही है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं कि कलेक्टिव सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, बेटर प्राइस फॉर फार्मर्स, एलिमिनेट्स मिडिलमैन, यही वाला लिख दीजिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। अगर बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग पूछा तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का डेफिनेशन, और सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पॉइंट्स थे वो सब सब चेप दीजिएगा। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, कुछ भी नहीं है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ये सब नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को एकदम मक्खन। चलिए, फिर बोला गया है यहाँ पे, एक मिनट, फिर बोला गया है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू एलिमिनेट द इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स इन रूरल मार्केटिंग। मतलब कि गवर्नमेंट का क्या रोल है जिससे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर है, अरे ये गांव वालों को जो रोड्स नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, स्टोरेज नहीं मिल पा रहा है, ये सब सब हटा पाए। तो डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू एलिमिनेट द इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स इन रूरल मार्केटिंग। अब देखिएगा गांव में ना उतना फैसिलिटीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, हाईवे नहीं है, नॉर्मली रोड्स उबड़ा खुबड़ा है, तो कैसे रूरल मार्केटिंग हो पाएगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है नॉर्मली, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है नॉर्मली, इसके लिए बात करें। सबसे पहले तो सबसे पहले तो इसके लिए जो सरकार है वो बेटर रोड्स, बेटर ट्रांसपोर्ट्स जो है वो डेवलप करती है। सो डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, तो सो द गवर्नमेंट बिल्ड्स बेटर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अंडर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना बोल के एक स्कीम है नॉर्मली, जिससे बेटर रोड्स बनते हैं ग्राम्स में, जिससे आराम से स्मूथली मार्केटिंग हो पाए। प्रोवाइडिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, सो गवर्नमेंट जो है वो गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस वो डेवलप करती है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डेवलप्स गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस नेटवर्क, सो अब सरकार आप देखिएगा कि हर एक गांव में जियो का टावर वगैरह सब कुछ लगने लगा है ना, नॉर्मली इंटरनेट वगैरह सब कुछ लगने लगा है। एक्सपांशन ऑफ द मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज हेल्प कंपनीज प्रमोट प्रोडक्ट एंड कनेक्ट विद द रूरल कंज्यूमर्स। फिर लिखा हुआ है स्ट्रेंथिंग रूरल बैंकिंग फैसिलिटीज। आप देखिएगा कि ग्रामीण बैंक्स, बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स भी खुल गए हैं। बहुत सारे ग्राम्स वगैरह में, गांव वगैरह में भी बहुत सारे ये बैंक्स खुल रहे हैं, जिससे जिससे स्मूथली रूरल मार्केटिंग अब पॉसिबल है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मार्केट सेंटर्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल मार्केट्स, मंडीज एंड विलेज हार्ट्स। ठीक है, अब देखिएगा कि गवर्नमेंट जो है मंडीज, विलेज हार्ट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स ये सब बना रही है। किसके लिए बना रही है? रूरल मतलब कि मार्केट के लिए बना रही है, सॉरी। ठीक है, प्रमोटिंग वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब भैया वो डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है, आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सप्लाई। आप देखिएगा बहुत सारे गाँव में ना इलेक्ट्रिसिटी बराबर आती है, बहुत सारे गाँव में अब इलेक्ट्रिसिटी उतना कट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्विसेज भी प्रॉपर कर दिया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंप्रूव स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस ऑपरेशन इन विलेज।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि डिस्कस द प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सा प्रॉब्लम्स है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वही सब सेम सेम प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, कि भैया प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, अभी भी वीक रोड्स है, रोड्स कैसा उबड़ खाबड़ सब है। प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन, बहुत सारा मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करते हैं, मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स के साथ। फार्मर्स को बोलते हैं कि ये सामान हमको बेच दो, ये सामान हमको सस्ता में बेच दो, तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। और जो सामान फार्मर्स को मिलता 50 रुपया, वो सामान का वो 2 रुपया दे के छोड़ देता है। तो मिडिल मैन लोग बहुत एक्सप्लॉइट करता है फार्मर्स लोग। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर्स को मार्केट प्राइस और डिमांड की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फार्मर्स को जो है मार्केट प्राइस और डिमांड की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी 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 वो डिमांड अप, कभी डिमांड डाउन, और प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, देखिएगा फार्मर्स लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता, उधार नहीं मिलता, लोन्स नहीं मिलता। मेनी फार्मर्स डू नॉट गेट टाइमली लोन्स। ठीक है। पुअर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशंस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी भी मेंटेन नहीं किया जा सकता। फार्मर्स लोग सही तरीके से क्वालिटी भी तो मेंटेन नहीं करते हैं, दैट्स वाई ये भी तो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, एग्रीकल्चर का जो फार्मर्स लोग हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि मॉडर्न मार्केटिंग कैसे किया जाता है, मॉडर्न मार्केटिंग क्या होता है। मेनी फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड मॉडर्न सेलिंग मेथड्स, कुछ नहीं पता उन लोगों को किस तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग किया जाता है। ठीक, इतना पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंडिया है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन, लैक ऑफ market information, price fluctuations, lack of credit facilities। तो देखिए अपने लोग रूरल रूरल मार्केटिंग का आधा खत्म कर दिए हैं, आधा खत्म कर दिए, अब करीब करीब 50 मार्क्स का खत्म कर दिए हैं। अब कल रात को ये खत्म कर देंगे। कल रात के टाइम में ना ये पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। अब कल दोपहर के टाइम में रिटेल मैनेजमेंट को खत्म कर, ठीक है, एकदम एक टान में खत्म करेंगे रिटेल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, चलिए बाय बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।